हाँ, विपरीत लक्षण। विपरीत्या, उपकृत का अर्थ क्या निकल रहा है? अपकृतम। चले, कनेक्ट हो गए सर? स्ट्रॉन्ग कैमरा है, कोई दूसरा फोन है? नहीं, वही है कल ही वाला। कल आज गूगल मीट पे हम लोग, कल जूम पे थे। अच्छा, बहुत सुंदर। पे आवाज थोड़ा डिस्टर्ब है। सर को दे दें वो निकालो। कितने हैं? अभी 4 4 3 7 7 तो लिखे जुड़े हैं, धीरे देखते हैं लोग। कल बहुत हैं। चलिए, इसके बाद है आपका आप सही अगर लगा लेंगे तो आवाज़ अच्छी तरह से, तो स्पीकर यहाँ पे जो है वो दब जाती है। अच्छा, तो इससे आप ये लगा लीजिए दोनों कान में। ये राइट लेफ्ट नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, नहीं आवाज़ आएगी ना। ऑन है? हाँ, ऑन दोनों। ठीक है ना, ज़्यादा हमारे पास दूसरे तरह का है। क्या उस टच नहीं मत करिए, ऑफ हो जाएगा। अब देख लो, थोड़ा सर की आवाज़ आ रही है। मोबाइल कहाँ गया? का चेक कर रहे हैं। तो सुंदर इसको बना रहे हैं अपने। बोले आज चतुर्थ उल्लास का जो विषय उपस्थित है वह रसध्वनि से संबंधित है। कल हम लोगों ने अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेदों को और उदाहरणों को देखा। आज विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि और उसके अंतर्गत आने वाली रसध्वनि के विभिन्न पक्षों को हमें देखना है। 18 प्रकार की मूल ध्वनि मानी है आचार्य मम्मट ने। भेदा अष्टादशास्त्र तक कारिका संख्या 41 में यदि आप देखेंगे चतुर्थ उल्लास की, तो 18 भेद में से 16 भेद आ जाते हैं आपके विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि में, और 2 भेद आ जाते हैं आपके अविवक्षित वाच्य ध्वनि के। इन दोनों के यदि आप मिला देंगे तो 18 भेद ध्वनि के हो जाते हैं। तो कल हम लोगों ने प्रारंभिक अंश इसका देखा था। कोप्य लक्षक क्रमव्यंग्यो लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः अलक्षेति न खलु विभावानुभाव व्यविचारणीय रसः अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रमः। तो जो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है, उस विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि के आचार्य ने 2 भेद माने। एक माना असंलक्षक क्रमव्यंग्य या अलक्षक क्रमव्यंग्य, और दूसरा भेद आचार्य ने स्वीकार किया संलक्षक क्रमव्यंग्य। ठीक है, तो असंलक्षक क्रमव्यंग्य के अंतर्गत आचार्य स्वीकार करते हैं रसध्वनि को, और रसध्वनि में भी रसभाव तथा भास भाव शांत्यादि क्रम आगे आएगा। तो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि को अभिधा मूलक ध्वनि माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लक्षणा का विषय उपस्थित नहीं होता। इसका कारिका है विवक्षितम चान्य परम वाच्यम यत्रा परस्तु सह अपरः सह अपरः ध्वनि यत्र वाच्यम विवक्षितम अन्य परंच भवति। विवक्षित तो होता है, अर्थात जिस रूप में वह उपस्थित हुआ है उस रूप में उसका अन्वय तो होता है। विवक्षित शब्द का अर्थ क्या है? उसमें अन्वय योग्यता होती है, लेकिन वह अन्वय व्यंग्य को प्रतीत कराने के उद्देश्य से होता है। अन्य पर का अर्थ क्या? अन्य से तात्पर्य है व्यंग्य। तो अन्य पर मतलब अन्य निष्ठ। तो अन्य निष्ठ से तात्पर्य क्या हुआ आपका?
व्यंग्यनिष्ठ है। तो होता तो है वो विवक्षित, अर्थात जिस रूप में वाच्य उपस्थित हो रहा है उस रूप में उसका अन्वय होगा, लेकिन वह अन्वय, वाच्य का वह अन्वय व्यंग्य की प्रतीति को लक्ष्य करके हो रहा है, व्यंग्य की प्रतीति को कराने के उद्देश्य से हो रहा है, यही है अन्य पर। इसी को नीचे आचार्य ने कहा अन्य परम व्यंग्य निष्ठम एष च, यह जो विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि है उसमें कोप्य लक्ष्य क्रम व्यंग्यो लक्ष्य व्यंग्य क्रम परः, परः मतलब द्वितीय, ठीक है। यहाँ परः आया है और इसके पहले वाली कारिका में अपरः आया है, यत्रापरः, अपरः मतलब द्वितीय, विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि, जो पहली कारिका में कहा था अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेत्, अर्थांतर अविवक्षित वाच्य, और दूसरा क्या है आपका विवक्षितान्य पर वाच्य, ठीक है। तो विवक्षितान्य पर वाच्य में दो शब्द हैं, एक है विवक्षित शब्द और दूसरा है अन्य पर शब्द। तो विवक्षित शब्द का अर्थ है जो वाच्यार्थ उपस्थित हुआ वो अन्वित तो होता है, लेकिन उसके अन्वित होने का उद्देश्य है व्यंग्य की प्रतीति कराना। अन्य पर शब्द का अर्थ है व्यंग्य, अन्य व्यंग्य है, और तत्पर अर्थात तन्निष्ठा, उसको प्रतीत कराना उसका उद्देश्य होता है। तो शब्द को पकड़ेंगे तो शास्त्र अपने आप आपको समझ में आता चला जाए, तो यही बात आचार्य नीचे भी कराने पर। तो अलक्ष्य का अर्थ क्या है, अलक्ष्येति, तो देखिए दो विचार हैं इसमें। एक तो विचार है कि वाच्य व्यंग्यो प्रतीते क्रमः, और दूसरा विचार इसमें है कि विभावानुभाव व्यभिचारिणाम प्रतीते क्रमः, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। तो केन संयोगः, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी का संयोग जब होता है तो रस की निष्पत्ति होती है। तो किसके साथ संयोग, वाच्य के साथ, नहीं स्थाई नाश, स्थाई भाव, स्थाई पकड़ लीजिए। इसमें जिसके साथ संयोग होना है उसका उल्लेख नहीं है। तो संयोगात रस निष्पत्ति है, केशाम विभावानुभाव व्यभिचारिणाम, तो केन संयोग, तो स्थाई नाश संयोग, ठीक है। स्थायी भाव होता क्या है, संस्कार रूप में सहृदय की आत्मा में जन्म से ही विद्यमान रहने वाला जो भाव है उसको स्थायी भाव कहते हैं, और संस्कार दृढ़ होता है, जन्म जन्मांतक चलता है, इसीलिए उसको स्थायी कहा। इसके कई पक्ष हैं स्थायी के, आगे हम बताएंगे आपको। तो न लक्ष्य अलक्ष्य अलक्ष्येति, ठीक है। तो अलक्ष्य का अर्थ क्या करते हैं कि यहाँ पर क्रम यदि आप मानेंगे तो एक से अधिक पदार्थ होंगे तभी ना क्रम बनेगा, एक का तो क्रम नहीं बनेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ और कविता का संपूर्ण संसार भाव का संसार, कविता में जितने भी पदार्थ है वो सब क्या है, भाव रूप है। शकुंतला भी भाव रूप है, दुष्यंत भी भाव रूप है, राम है, सीता है, जितने भी हैं सर्वे भी भाव रूपेण उपस्थिता वर्तन्ते। और ये भाव दृढ़ किससे होता है, तो वांग्मय से होता है, वांग्मय शब्द रूपी जो वांग्मय है उसके माध्यम से। तो कितने भाव हैं, तो विभाव है, अनुभाव है और व्यभिचारी है। स्थायी और सात्विक दो और हैं, तो इसमें विभाव और अनुभाव की गणना नहीं की जा सकती। अच्छा, तो इसको आचार्य भरत मुनि ने कहा कि हम विभाव और अनुभाव अपरिगणनीय होते हैं। क्यों, लोकाश्रितत्वात्, अनेक प्रकार के, मतलब इस तरह से अनेक प्रकार के नहीं, असंख्य हैं, मतलब इतने हैं कि गणना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि विभाव क्या है, कारण है, अनुभाव क्या है, उसकी प्रतिक्रिया है, चित्त में उत्पन्न होने वाले भाव की बाह्य प्रतिक्रिया को अनुभाव कहते हैं। अनु अर्थात पश्चात भवन्ति इति अनुभावा, और विभाव क्या है, कारण है। तो जितनी सृष्टि में पदार्थ है या जितने सृष्टि में जीव जगत है वो सब के सब विभाव है, इसलिए उनकी गणना नहीं की जा सकती। और एक ही करुण रस
5 आदमियों को खड़ा कर दीजिए और कहिए कि जरा करुण का अभिनय करके दिखाइए, 5 प्रकार तो के समान होगा? नहीं। वो अनुभव है। प्रकाशन की प्रकाशन विधि के अनुभव विभाव के आश्रित होती है। जब विभाव असंख्य हैं तो उस विभाव के आश्रित रहने वाले अनुभव भी क्या हो जाएंगे? असंख्य। इसलिए लोकाश्रितत्वाद विभावानुभावौ अपरिगणनीयौ, ये आचार्य भरत मुनि ने कह दिया। लेकिन व्यभिचारी और स्थायी और सात्विक इनकी गणना होती है। 33 व्यभिचारी, स्थायी और सात्विक, 8 स्थायी और सात्विक। तो टोटल कितने हो गए? 49। 33 हो गए क्या? 63 व्यभिचारिणः, 8 स्थायिनः और 8 सात्विकाः। तो प्रकार 5 हुए, विभाव, अनुभाव, ठीक है, व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी, कैटेगरी 5 हुई भाव की। भाव की कैटेगरी कितनी हुई? 5 प्रकाराः भावाः, 5 प्रकारकाः। भाव कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। लेकिन इसमें से विभाव और अनुभाव अपरिगणनीय हैं, उनकी गणना नहीं, असंख्य है, उनकी गणना नहीं की जाती। लोकाश्रितत्वात्। और व्यभिचारी, सात्विक और स्थायी, ये तीनों की संख्या निश्चित है। न इसमें एक संख्या आप कम कर सकते, न एक संख्या इसमें आप बढ़ा सकते। इसमें इससे क्या संकेत मिलता है? देखिए, आलोचना के पक्ष को पकड़िए कि कितना सूक्ष्म लोक का निरीक्षण, लोक के स्वभाव का निरीक्षण हमारे कवियों ने किया है कि आप एक बढ़ा नहीं सकते और एक घटा नहीं सकते। ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम है किनके? आचार्यों के। तो 33 व्यभिचारी, 8 सात्विक और 8 स्थायी, 49 भावाः भवन्ति। चले? तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिण एव रसः अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रमः। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी ही रस नहीं है। व्यभिचारिण शब्द बनेगा ना, तो बहुवचन में बन जाएगा व्यभिचारिणः, व्यभिचारी, व्यभिचारिणौ, व्यभिचारिणः। तो विभावाः, अनुभावाः, व्यभिचारिणश्च तएव न रसः, वे रस नहीं है। अपितु रसः तैहि अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भी। तैहि जो सर्वनाम आया है वो किसके लिए आया है? विभावानुभाव व्यभिचारी भी। तो देखिए, तृतीया जो होती है वो सहार्थक भी होती है और हेत्वर्थक भी होती है कि नहीं? तो यहाँ दोनों अर्थ हैं। अच्छा, सहार्थक भी है और हेत्वर्थक भी है। अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी रस की उत्पत्ति करते हैं, रस प्रतीति में हेतु है। विभावानुभाव व्यभिचारी से रस प्रतीति का विषय बनता है। ठीक है, यह सहायक। और जब तक इनकी प्रतीति होती है तब तक रस प्रतीति होती है, इसलिए सहार्थक भी है। जहां विभावानुभाव व्यभिचारी की प्रतीति स्थगित हुई तो रस की प्रतीति नहीं, रस प्रतीति भी स्थगित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि विभावानुभाव व्यभिचारी रस की प्रतीति करा के चल दिए। इसीलिए आचार्य मम्मट आगे जाके कहेंगे विभावादि जीवितावधि ही रसा। विभावादि जब तक जीवित रहते हैं अर्थात प्रतीत होते हैं तब तक रस प्रतीत होता है। विभाव समाप्त होने पर रस की प्रतीति समाप्त हो जाती है। आप नाटक देखने गए तो जब तक अभिनय देख रहे हैं तभी तक ना आनंदित होंगे जी। अभिनय के बाद उसके स्मरण से थोड़ा बहुत आनंदित हो लेंगे जी, लेकिन वो आनंद या वो स्थिति आपकी नहीं रहेगी। फिर आप लोक में आ जाते हैं, अपने सांसारिक व्यवहार में विद्यांतर आनंद जो प्राप्ति होती है वो नहीं होगी। विगृत विद्यांतर आनंद आपको उस कोटि का नहीं मिलेगा, स्मरण से मिलेगा, लेकिन फिर आप लोक व्यवहार में आ गए जी। तो यही कहा, इसलिए पकड़ लीजिए, तृतीया सहार्थक भी है और हेत्वर्थक, तृतीया हेत्वर्थक भी है कि विभावानुभाव व्यभिचारिणे रसः अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रमः। ठीक है, ये क्रम है।
कि विभावानुभाव व्यभिचारी रस नहीं है, अभी तो विभावानुभाव व्यभिचारी से रस की प्रतीति होती है। तो जो रसध्वनि है उसमें यह क्रम विदित नहीं होता, लेकिन जो वस्तु और अलंकार ध्वनि है संलक्षक क्रम व्यंग्य, वहां पर क्रम रहता है। अच्छा, वहां पर झटिति प्रतीति नहीं होती, थोड़ा आपको आयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर व्यंग्य क्या है, वस्तु है और अलंकार है। कल हमने बताया था कि व्यंग्य दिशा ध्वनि ही त्रिविधा है। आप पंचम उल्लास को खोलिए, पंचम उल्लास के प्रारंभ में ही देखिए, अभी बता देते हैं। पंचम उल्लास भी पढ़ना है ना इस साल जी, कठिन है, उसको याद कर जाइए जी। पंचम उल्लास के पेज नंबर 50 पे देखिए, संकलनेन पुनरस्य ध्वनेः त्रयो भेदाः मिला। ये भी टीका अच्छी है, मैथिली थी, बहुत बढ़िया। इसमें पूरी वामनी को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, संक्षिप्त रूप में मिला। संकल देखो पहली पंक्ति है, संकलनेन पुनरस्य पुनरस्य ध्वनेः त्रयो भेदाः व्यंग्यस्य त्रिरूपत्वात्। व्यंग्य के तीन रूप होने पर वस्तु, अलंकार और रस, यही कहते हैं। तथा ही कश्चित वाच्यतां सहते किंचित अन्यथा तत्र वाच्यता सहमम अविचित्रम विचित्रम चेति। अविचित्रम वस्तु मात्रम, वस्तु आ गया, और विचित्रम तो अलंकार रूपम मिला। ये रसमात्र रसादि। हाँ, यहाँ ये वस्तु और अलंकार, तो अविचित्र और विचित्र, तो अविचित्र हो गया वस्तु, अविचित्र, और विचित्र हो गया आपका अलंकार। विचित्रम तो अलंकार, ठीक है। अविचित्रम वस्तुमात्रम विचित्रम तो अलंकार रूपम। यद्यपि प्राधान्येन तदलंकार्यं तथापि ब्राह्मण श्रवण न्यायेन तथोच्यते। रसादि लक्षणस्तर्थः स्वप्नेपि न वाच्यः, लिख दिया। ये सूत्र है साहित्य शास्त्र के। रसादि लक्षणस्तर्थः स्वप्नेपि न वाच्य। लक्षण मतलब तत्स्वरूप का। आदि पद से किसको ले लेंगे, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता। तो रसादि लक्षणस्तर्थः स्वप्नेपि न वाच्य। तो व्यंग्यस्य तिरूपत्वात् अस्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः। तो ये तीन भेद कहाँ आए आपके, असंलक्षक क्रम व्यंग्य और संलक्षक क्रम व्यंग्य। फिर असंलक्षक क्रम व्यंग्य में आपने रसादि ध्वनि को रख दिया, और संलक्षक क्रम व्यंग्य में आपने वस्तु और अलंकार ध्वनि को रख दिया। ठीक है। अब विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, और व्यभिचारी क्या है। तो विभाव को माना जाता है कारण, अनुभाव को माना जाता है कार्य, और व्यभिचारी को माना जाता है सहकारी। क्या आगे आएगा, कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानी। सहकारी का संख्या 27 जी आया है ना। कारणान्यत का 4 नंबर कारिका चतुर्थ उल्लास की। कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानी च रत्यादे स्थायिनो लोके तानि नाट्यकाव्ययोः विभावा अनुभावास्तत्कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्भावाद्यै स्थायी भावो रसः स्मृतः। तो आचार्य भरत मुनि ने कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, उसको इन्होंने 2 कारिका में रख दिया, उसी को लिया। और फिर नीचे देखिए अंत में वो पंक्ति दी है, उत्तम ही भरते ना, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो विभाव क्या होते हैं, तो विभाव कारण होते हैं। ये खत्म हो गया है। 3 से 5 लिखा इसी कारण से। कोई बात नहीं, कर देते हैं।
यही सब प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आ रहा है ना? देख लो तो हाँ। सर की आवाज़ आ रही है, देखो नजर नहीं आएगा सर तो खुद कोई ना कोई जरूर बोलेगा उसमें नहीं आएगा आएगा खुद से जूम इतना चला है ना, जूम जूम बड़ा आसान होता है। बोलो चले? हाँ सर सही, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही तो विभावा अनुभाव इसमें दिया है, विभावा अनुभाव व्यभिचारिण एव रसा, यही बात चलेंगी, सब विषय जुड़ा हुआ है। है जी। एक बार यदि आप विभाव को पकड़ लेंगे तो फिर उसमें संदेह नहीं होगा। ठीक है, तो विभाव का अर्थ क्या है? विभाव का अर्थ है, लिख लीजिए, आस्वाद अंकुर योग्यत्वम विभावत्वम। दांकुर योग्यत्वम विभावत्वम। जी। दूसरा है विभावयन्ती विभावा। तो विभावयन्ती शब्द का अर्थ है आस्वाद योग्यताम नयन्ती विभावा। विभावयन्ती विभावयन्ती आस्वाद योग्यताम नयन्ती विभावा। योग्य ताम नयन्ती विभावा। अनुभाव के लिख लीजिए, रत्यादीन स्थायिनः अनुभावयन्ति। रत्यादीन स्थायिनः अनुभावयन्ति। अनुभव विषयी कुर्वन्तीति अनुभावा। अनुभव विषयी कुर्वन्तीति अनुभावाः। ठीक है, व्यभिचारी के लिए लिख लीजिए, व्यभिचारी में क्या है? दो उपसर्ग हैं, बी और अभि। तो उसके लिए विशेषेण अभितः सर्वांग व्यापितया रत्यादीन स्थायिनः व्यापितया सर्वांग व्यापितया रत्यादीन स्थायिनः काये चारयन्ति संचारयन्ति व्यभिचारिणः। दूसरी व्युत्पत्ति है, लिख लिया, काये। काय मतलब शरीर में, चारयन्ति या संचारयन्ति। संचारयन्ति का अर्थ है मुहुर्मुहुः अभिव्यञ्जयन्ति। मुहुर्मुहुः अभिव्यञ्जयन्ति इति वा व्यभिचारिणः। मुहुर्मुहुः अभिव्यञ्जयन्ति इति वा व्यभिचारिणः। इसकी एक और व्युत्पत्ति है, विशेषेण अभितः। तो उपसर्ग है ना, वि उपसर्ग। तो वि उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया? विशेषेण। अभि का अर्थ हो गया अभितः।
आभिमुख्येन कार्यजनने आनुकूल्येन चरन्तीति व्यभिचारिणः। आभिमुख्येन कार्यजनने आनुकूल्येन चरन्तीति व्यभिचारिणः। इसमें पेज नंबर 86 पे सब दिया है इसमें 86 हल्की कट। हाँ, अब देखिए दुष्यंत और शकुंतला, और ये सब के सब स्थाई के प्रति होते हैं, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी। बताया तो दुष्यंत और शकुंतला, तो दुष्यंत के चित्त में उत्पन्न होने वाली रति का विषय कौन है? शकुंतला के प्रति, शकुंतला शकुंतला के प्रति होता है, शकुंतला ही जिसको देखकर रति उत्पन्न हो रही है वह उस रति का विषय कारण है। तो जो विषय होता है वो विभाव होता है, ये पकड़ लीजिए। तो दुष्यंत निष्ठ शकुंतला विषयक रति का विभाव कौन हुआ? शकुंतला। तो यहां पर ज्ञान क्या होगा? दुष्यंतः शकुंतला विषयक रतिमान। समझ में आ गया जी। और शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमती। रतिमती हुआ। तो रतिमान दुष्यंत, रतिमती शकुंतला। तो शकुंतला निष्ठ रति का विषय कौन है? दुष्यंत। इसलिए दुष्यंत क्या हो गया? विभाव हो गया। शकुंतला दुष्यंत विषयक रतिमती, ये पकड़ लिया विभाव आप जी। इसीलिए हमने शुरुआत में लिखा है आस्वादांकुर योग्यत्वम विभावत्वम। आस्वादस्य अंकुरः अंकुरणम। तो आस्वाद किसका? स्थाई का। अच्छा। उसको स्थाई क्या है? चित्त में संस्कार रूप में प्रसुप्त रूप से पड़ा हुआ है, तदनुरूप सामग्री के उपस्थित होते ही वह प्रतीत होने लगता है। जैसे वीर रस की सामग्री उत्पन्न होगी तो आपकी भुजाएं फड़कने लगेंगी। श्रृंगार रस की सामग्री उत्पन्न होगी तो शरीर में, दृष्टि में, चेष्टाओं में विलास आ जाएगा, सौंदर्य आ जाएगा। ठीक है, करुण होगा तो रोने लगेंगे। ये सब है ना। अब यही शकुंतला किसी सन्यासी के सामने खड़ी हो जाए तो उसके चित्त में रति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए शकुंतला उसके प्रति विभाव नहीं बनती। वो विभाव किसके प्रति बनती है? दुष्यंत के प्रति बनती है, क्योंकि दुष्यंत के चित्त में उसको देखकर रति का भाव उत्पन्न होता है। जी। सभी रसों में ये होगा। जैसे वीर रस में है तो दुर्योधन उपस्थित हुआ तो भीम की भुजाएं फड़कने लगती हैं। तो दुर्योधन क्या है? वीर रस का विभाव है। किसके प्रति? भीम के प्रति। ठीक है, तो वीर रस में ले लीजिए, शांत में ले लीजिए, जिसमें ले लीजिए, सभी रसों में है। तो जो उसका विषय होता है वही उसका विभाव होता है। तो यद विषयकः स्थायी भावः स एव विभावः। स्थायी भाव जिसको विषय बनाता है वही उसमें विभाव बना जाता है। और विभाव की उत्पत्ति भी लिखवा दिया आपने। अनुभाव अनु का अर्थ है पश्चात भवन्तीति अनुभावा। तो अनुभाव क्या होते हैं? तो अनुभाव होते हैं आपके बाह्य चेष्टाएं। अच्छा, ठीक है। कटाक्ष भुजाक्षेप प्रभृति, ये जितने भी हैं ये क्या है आपके? अनुभाव। तो चित्त में उत्पन्न हुए स्थायी भाव के बाह्य प्रकाशक जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहते हैं। इसलिए अनुशब्द यहाँ पर पश्चात अर्थ में। अच्छा, भाव शब्द का अर्थ क्या है? तो भवन्तीति भावा लिख लीजिए, या भावयन्तीति भावा।
भवन्तीति भावाः या भावयन्तीति भावाः। भावयन्तीति का अर्थ क्या है? चित्तम आच्छादयन्ती, घेर लेते हैं। और भवन्तीति का अर्थ क्या? उत्पद्यन्ते, स्थायी निर्मग्न निर्मग्नाः कल्लोला इव वारिदे। इसमें दिया है उद्भवन्ति भावयन्ति स्थायी निर्मग्न निर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ। ठीक है। अच्छा, व्यभिचारी क्या है? विशेषण आभिमुख्येन संचरन्ति थी, इसलिए विभाव हो गए कारण। जब तक शकुंतला दिखेगी नहीं उसके चित्त में तद्विषयक भाव उत्पन्न नहीं होगा, और जब उत्पन्न हुआ तो उसकी चेष्टाओं से समझ में आने लगा, अनुभव हो गए। और जो व्यभिचारी है, स्थायी व्यभिचारी है, 63 निर्वेदक ग्लानि शंका आख्यास तथा श्रूया मदर्शम, ये क्या करते हैं? उत्पन्न हुए उस स्थायी को पुष्ट करते हैं। अच्छा, वो पोषक है। ठीक है। तो स्थायी के साथ है आपका पोष्य पोषक भाव संबंध, किसका? व्यभिचारी। तो विशेषण अभिमुख्येन संचरन्ति इति व्यभिचारिणः। जैसे समुद्र में बुदबुद तरंगें उत्पन्न होती हैं बैठ जाती, उत्पन्न होती हैं बैठ जाती। उसी प्रकार स्थायी भाव में भी बीच बीच में तत्पोषक व्यभिचारी उत्पन्न होते हैं, बैठते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं, बैठते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए कि स्थायी को स्थायी इसलिए भी कहा जाता है कि रति स्थायी भाव बनेगी तो श्रृंगार का ही बनेगी, वीर का नहीं बनेगी। अच्छा, तो इनका जो स्थायी भाव और रस का नित्य संबंध है, लेकिन व्यभिचारी ऐसे नहीं है। व्यभिचारी अनेक रसों में और अनेक रचनाओं में पाए जाते हैं। एक ही व्यभिचारी श्रृंगार में भी पाया जाएगा, वही व्यभिचारी करुण में ही पाया जाएगा। श्रृंगार में भी आदमी वियोग में विलाप करता है, और करुण में भी विलाप करता है, रौद्र में भी विलाप करता है, भयानक में भी विलाप करता है। रोता है कि नहीं? ग्लानि तो किसी भी चीज में हो सकती है, मतलब श्रृंगार में भी ग्लानि की प्राप्ति हो सकती है। तो एक ही व्यभिचारी अनेकेषु रसेषु विद्यते, इसलिए इसका कोई नियम नहीं है। इसी को कहते हैं व्यभिचारः, नियम रहिता। यही इसका मतलब नाम का यही रहस्य। संचारी इसलिए कहते हैं क्योंकि अनेकेषु रसेषु संचरन्ति, अनेक रसों में ये घूमते रहते हैं, इसी एक रस से बंध के नहीं रहते। चले आगे। तो विवाह अनुवाह व्यभिचारी कुछ स्पष्ट हो गए होंगे, और बिल्कुल हिंदी व्याख्या से देखकर अपना उत्तर तैयार कर लीजिएगा। अपितु रसस्तैरित्यस्ति क्रमः, सतु सह से तात्पर्य है सतु क्रमः, सदिया है ना, सतु क्रमः लाघवान न लक्ष्यते। वह जो क्रम है वो लाघव के कारण लक्षित नहीं होता, अर्थात झटित। लाघव का अर्थ क्या? इतने जल्दी वो उत्पन्न होता है कि वो झटिति घटित होता है कि वो दिखलाई नहीं देता। अब इसके बाद कहते हैं असल्लक चक्रम व्यंग्य ध्वनि काव्यम। अब इसके भेद बताते हैं। रस पहला, दूसरा भाव, कारिका संख्या 3 में रस भाव तदाभास, भाव शांति। इसमें पाठ है सर, रस भाव तदा भाव। इसमें नहीं, भाव नहीं, भास भास होगा, वो शुद्ध है, भाव बनेगा ही नहीं। वही ना, तदा भास। जैसे हेत्वाभास में हेतुवत आभासते, तो रसवत आभासते इति रसाभास, भाववत आभासते इति भावाभास। वति प्रत्यय सादृश्य, रसवत अर्थात रस सदृशः, वस्तुतः रसः नास्ति, रस सदृशः। वस्तुतः हेतुर्नास्ति, हेतुवद आभासते इति हेत्वाभास। ठीक है। तो रस भाव तदाभास, फिर क्या है? भाव शांत्यादि ही। तो आदि से 3 को ले लेंगे। शांति बोल दिया,
भावस्य शांति, भावस्य उदयः, भावस्य संधि, भावस्य सबलता आदि से 4 ले लेंगे। और तदाभास का विग्रह जब करेंगे तो तयोर आभासः तदाभासः। कौन दो? एकः रसः, द्वितीयः भावः। तो आभास दोनों के साथ जुड़ जाएगा, इसलिए 4 हो गए। रसः, भावः, रसाभासः, भावाभासः। भाव शांति, फिर भाव शांति, भावोदय, शांति और उदय। भाव शांति, शांति का अर्थ है बैठना, उदय का अर्थ है उठना, प्रतीत होना। और भाव संधि मतलब 2 भावों का मिल जाना। और भाव सबलता का अर्थ है अनेक भावों का उच्चावच भाव। एक उत्पन्न हुआ, दूसरा एक उत्पन्न हुआ बैठा, फिर दूसरा उत्पन्न हुआ बैठा, तीसरा उत्पन्न हुआ। जैसे क्वाकार्यम शशलक्ष्मणक क्वचकुलम भूयो विदृश्येत सा रोगाणाम प्रशमाय नष्टतुमहो कोपेपि कांतम मुखम। ठीक है, आएगा इसमें सबलता का यही उदाहरण है। देखिए कंठस्थ है सब, पढ़िए। क्वाकार्यम शशलक्ष्मणक क्वचकुलम भूयो विदृश्येत सा, आगे बहुत आगे आएगा। रोगाणाम प्रशमाय नष्टतुमहो, भाव सबलता, ये पेज नंबर 28 पर है। दृश्येत सा रोषाणाम दोषाणाम प्रशमाय नष्टतुमहो कोपेपि कांतम मुखम किं वक्षन्त्यपकल्मषाः स्थितिः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा चेत स्वास्थ्यमुपैककलयुगा धन्योदयः। देखिए कितने इसमें वितर्क, औत्सुक्य, मति, स्मरण, शंका, दैन्य, धृति और चिंता, इतने भाव हैं। ठीक है, एक चरण में 2 भाव, तो 4 चरण में 8 भाव। वितर्क, औत्सुक्य 2, मति 3, 4 स्मरण, 5 शंका, 6 दैन्य, 7 धृति, 8 चिंता। देखिए एक चरण में 2 भाव व्यभिचारी, तो सबलता। यहाँ भाव से व्यभिचारी ही लेंगे, एक बात समझ लीजिएगा, पकड़ लीजिए। अत्र भावाः व्यभिचारिणः। ठीक है, स्थायी और सात्विक नहीं लेंगे। यहाँ भाव से किसको लेंगे? व्यभिचारी को ही लेंगे। तो रसस्य आभासः, रस हो गया, दूसरा हो गया भाव। अच्छा, अब प्रश्न हुआ कि रस शब्द का अर्थ क्या है? तो रस शब्द का अर्थ है, आचार्य भरत मुनि ने लिखा, रस्यते आस्वाद्यते इति रसः लिख दीजिए। रस्यते रस आस्वादने धातु है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। रस धन अच प्रत्यय कर दीजिए, रस हलंत करके अच कर दीजिए, पुल्लिंग में रसा बन जाएगी। और भाव का बता ही दिया, भवंती इति भावयन्ति इति वा भावा। ठीक है, तो रस हो गया, भाव हो गया, तदाभास हो गया, अर्थात रसाभास, भाव तयोराभास है तदाभास, अर्थात रसस्य आभास है एवं च भावस्य आभास। फिर भाव शांति हो गई, आदि पद से ले लेंगे, संधि सबलता और उदय संधि और सबलता। भिन्नो रसाद्यलंकारात् अलंकार्यतया स्थित। ये पंक्ति थोड़ी क्रम टेढ़ी है। अच्छा देखिए, अंत में दिया अक्रमः, शांत्यादि अक्रमः। अक्रमः मतलब असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य, मतलब एतेषां प्रतीतौ क्रमः नास्ति, ये है ना। अक्रमः मतलब जब इनकी प्रतीति होती है तो विभावानुभाव व्यभिचारी की प्रतीति का क्रम विदित नहीं होता, झटिति प्रतीति होती है। लाघवान न प्रतीयते, कह न प्रतीयते, क्रमः न प्रतीयते। केषां क्रमः विभावानुभाव व्यभिचारिणां प्रतीते। कथं तावत् विभावानुभाव व्यभिचारिणे एव गृह्यन्ते, क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी ही रस प्रतीति के साधन है कविता में, और कोई साधन नहीं है। लोक में तो आप गन्ने का रस पी लेंगे तो मिठास का अनुभव हो जाएगा, लेकिन कविता में उसको गन्ने का रस पीते हुए देखकर जब अभिनय करता हुआ उसको देखेंगे तो आपको आनंद मिलेगा।
हाँ उसका जो अभिनय है, उसकी जो कला है, वो विवाह वैवाह व्यभिचार जो वो दिखा रहा है, वो आपके लिए आनंदकारी होती है। चले जी। तो वही नीचे देखिए लिखा है। तो अभी उत्तरार्ध की पंक्ति थोड़ी टेढ़ी है। भिन्न, ये भिन्न है किससे? रसाद्यलंकारात्। पंचमी लगी ना जी। क्यों? अलंकार्यतया स्थित। पंचमी फिर लगा दी, तया। अलंकार तया स्थित तृतीया है, अलंकारतया हेत्वर्थ है। तो अलंकार्यतया स्थित अतएव रसाद्यलंकारात् भिन्न। तो अलंकार्यतया, अलंकार्यता के रूप में कौन स्थित है? दो चीजें होती हैं, एक अलंकार्य होता है और एक अलंकार होता है। जैसे हमने अपने शरीर में कोई आभूषण पहना, तो आभूषण तो अलंकरण हुआ ना, लेकिन आभूषण को पहनने वाला अलंकार्य हुआ। जैसे कान में आपने आभूषण पहना तो कान सुंदर हुआ, उसका अलंकार्य हो गया। या कान के माध्यम से आपकी आत्मा में अच्छा लगा, जो अलंकार आपने पहना। गले में हार पहन लिया तो आपके मन में अच्छा लगता है जी। अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, अलंकरण पहन लीजिए, अच्छा लगता है। तो अलंकार्य कौन है? आत्मा जी। तो काव्य में अलंकार्य कौन है? रस। अच्छा, रस ही काव्य की आत्मा, ही ध्वनिवादियों का सिद्धांत। ठीक है, तो रस काव्य की आत्मा है, इसलिए वो अलंकार्य है। तो एते सर्वेपि रस भावादय, रस भावादय इति सर्वेपि अष्टौ अलंकार्यतया स्थितः अतएव रसाद्यलंकारात् भिन्नः। समझ में आ गया? एक और ये जितने भी हैं ये अलंकार्य के रूप में स्थित हैं। ठीक। अलंकार क्या हो गए आपके? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द को अलंकृत करते हैं, अर्थालंकार ग्रंथ को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन ये शब्दालंकार अर्थालंकार तभी अलंकार कहलाएंगे जब ये रस की उत्पत्ति करें, रस की उत्पत्ति करने में समर्थ हो। यदि ये रसोत्पत्ति साधक नहीं है तो ये भी अलंकार पदवाच्यान भवन्ति। आपने कान में कुंडल पहना और आपको मन में यदि अच्छा नहीं लगता है तो उस कुंडल को पहनना व्यर्थ है। व्यर्थ है जी। ठीक है। तो उसमें आया है ना कि प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। कुमार संभव। अब वो कोई सुंदरी नायिका है, लाख सच समझ के बैठी है, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो क्या हुआ? उसका सौभाग्य या उसका जो जिसके लिए वो सजी सवरी है वो यदि उसको नहीं देखता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो सौभाग्य है वो खंडित हो जाता है। तो प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, ये सब भाव इससे निकलते हैं। तो अलंकार्य का अर्थ क्या हो गया? काव्य का प्रधानभूत तत्व, उसके रूप में एते स्थिता, एते अष्टौ स्थिता भवन्ति, अर्थात प्राधान्येन चमत्कारकारिणः भवन्ति। अलंकार्य है, ये अलंकार नहीं है, इसलिए रसाद्यलंकारात् भिन्न। अब आपके मन में हो रहा है कि रसाद्यलंकार कौन है? तो चार इन्होंने अलंकार माने, रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित। ये नीचे दिया है, रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी, समाहितादि अलंकार। तो चार अलंकार हैं, गुणीभूत व्यंग्य प्रसंगे उदाहरिष्यन्ते, नीचे लिखा है। तो आदि ग्रहणात् भावोदय, भाव संधि, भाव शबलत्वानि। तो भाव शांत्यादि में जो आदि शब्द कहा था उससे किसको ले लेंगे? तो तीन बचे, भावोदय, भाव संधि और भाव शबल। शबलता शब्द का अर्थ होता है चित्कबरापन। अच्छा, शाबलेयत्वम चित्रत्वम, पकड़ लीजिए। जैसे शाबलेया गौ, चितकबरी क्या है? गाय। तो कहाँ की गाय चितकबरी होती है? तो महाराष्ट्र की, गुजरात की, राजस्थान तक की गाय चितकबरी। इधर चितकबरी नहीं मिलेंगी, इधर या तो लाल मिलेंगी, या तो काली मिलेंगी, या तो सफेद मिलेंगी, पीली नहीं मिलती ना। तीन ही तरह की गाय मिलेंगी, लेकिन लाल, काली, पीली तीनों रंग की मिश्रणों सफेद से मिश्रित गाय आपको कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र। शाबलेयत्वम गौ,
तो शावलेयत्वम अर्थात चित्रत्वम, अर्थात अनेकेषां व्यभिचारिणाम उपस्थिति प्रतीति यत्र भवति तत्र शबदता। पकड़ लिया ना? बिल्कुल। ठीक है। प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिस्तत्र अलंकार्यः, यत्र अर्थात यस्यां कवितायां रसादिः, आदिपदेन सर्वेपि गृह्यन्ते अवशिष्टाः सप्तसंख्याकाः जी भावादयः। भावादयः, ये भावादयः सन्ति। तो रसादिस्तत्र अलंकार्यः। अब आपके मन में आया होगा कि प्रधानता कैसे निश्चित होती है? तो प्रधानता निश्चित होती है उसकी चमत्कारकारिता से। कविता में गुण भी है, अलंकार भी है, शब्द गुण भी है, अर्थ गुण भी है, सब है। शब्दालंकार भी है, अर्थालंकार भी है, रीति भी है, वृत्ति भी है, सब है। रस भी प्रतीत हो रहा है इन सब के मान। तो इसमें से जो प्रधान रूप से चमत्कारकारी होती है उसी के आधार पर उसकी संज्ञा होती है जी। तो प्रधानतया अर्थात प्राधान्य चमत्कारकारितया, समझ लिया आपने? प्रधान रूप से चमत्कारकारी होता हुआ यत्र यस्यां कवितायां रसादि स्थितः तत्र तस्यां कवितायां असौ रसादि अलंकार्य। ऊपर आया था ना कारिका में अलंकारितया स्थित। तो अलंकारिता का नियामक कौन है? तस्य प्रधानतया स्थिति ही। तो प्रधानतया स्थिति तेन च किं भवति? तेन असौ प्राधान्येन चमत्कारकारी भवति। ठीक है। प्राधान्येन असौ चमत्कारकारी भवति। यथोदाहरिष्यन्ते, जैसे आगे हुए उदाहरण देंगे। अन्यत्र तु प्रधाने वाक्यार्थे यत्रांगभूतो रसादिस्तत्र गुणीभूत व्यंगी। तो अन्यत्र मतलब जहां प्रधान है वहां वो अलंकार हो गया, प्रधान रूप से चमत्कारकारी है, वहां रसादि अलंकार हो गए। लेकिन जहां अन्यत्र मतलब यत्र तु प्रधानतया न स्थिता, अन्यत्र मतलब प्रधानतया से भिन्न, अप्रधानतया स्थित। और तो फिर प्रधान कौन होगा? तो वाक्यार्थे प्रधाने सती। वाक्यार्थ जो कवि का तात्पर्य विषयीभूत अर्थ है, वाक्यार्थ, वो जब प्रधान रूप से चमत्कारकारी हो जाता है तो तत्र अंगभूतो रसादि ही, वहाँ उसका तो यत्र वाक्यार्थे प्रधाने रसादि ही तत्र अंगभूतः, वहाँ रसादि क्या हो जाते हैं? अंग हो जाते हैं। अंग मतलब उसका अप्रधान उसके सहायक हो जाती है, अंगी नहीं होते, सहायक अंगी नहीं होते। ऐसे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? तो गुणीभूत व्यंग्य। गुणीभूत व्यंग्य में 4 अलंकार इन्होंने बताए हैं, रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वी और समाहित। अब इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है। जहां रस अप्रधान होगा वहां रसवत हो जाएगा। जहां भाव अप्रधान होगा वहां प्रिय हो जाएगा। ठीक है। और जहां रसाभास भावाभास अप्रधान होंगे वहां ऊर्जस्वी हो जाएगा। और जहां बचे हुए चारों अप्रधान होंगे, भावसंधि, भावोदय, भावशांति, भावोदय, भावसंधि, भावशब्द, वहां पर हो जाएगा क्या? समाहित। ये पकड़ लीजिए। अप्राधान्य चमत्कारकारी रसः यत्र वर्तते तत्र रसवत् अलंकारः। ठीक है। और यत्र भावः प्राधान्य चमत्कारकारी तत्पुनः प्रेयः। और जहाँ रसाभास भावाभासौ प्राधान्य चमत्कारकारिणौ तत्र पुनः ऊर्जस्वी। और यत्र भावशांतादयः अप्राधान्येन विद्यन्ते तत्र चमत्कारकारितायां तत्र पुनः समाहितः। समझ लिया? ये विषय आएगा इसमें आपका पंचम उल्लास के प्रारंभ में जो आए इन्होंने व्यभिचारी रसस्थायी भावानाम शब्दवाच्यता, वो तो उधर है। पंचम उल्लास का प्रारंभ देखिए। अगूढ़म अपरस्यांगम वाच्य सिद्ध्यग्निम वस्तुतम संदिग्ध तुल्य प्राधान्य इसमें जो दूसरा भेद है अपरस्यांगम, इसी के में देखिए दिया है, ये सब विषय दिया है। ठीक है। हाँ, बंदी कृत्य निपद्दिशाम मृगदिशा, ये है ना। अत्र भू विषयो रत्याख्यो भावो राज विषयश्च नति भावस्य।
जैसे भावस्य भाव प्रशम दिया है, ये भावस्य भाव प्रशम। त्रासोदय, तो भावोदय हो गया। नीचे दिया साकम कुरंग अगदृशा दिया ना। जी जी साकम कुरंग फिर संधि, अत्र आवेग धैर्यो संधि दिया है, आवेग और धैर्य का संधि भाव संधि हो गई। फिर देखिए शबलता दिया है, शंका सूर्यादित्य स्मृति शब्दैन्य विबोधोत्सुक्या नाम शबलता, चारों दिए हैं। जी। फिर ये एते च रसवदाद्य अलंकारा, ये क्या है? रसवद अलंकार है, रसवदादि अथवा रसवद प्रेय ऊर्जस्वी और समाय, एते चत्वारो भी रसवदाद्य अलंकारा वर्तन्ते। रसवद प्रिय ऊर्जस्वी समाय। अब एक बड़ा भारी विषय इसमें है कि रसवत शब्द में जो वत आया है वो वती से आया है कि मतुप से आया है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो रसवत में वती प्रत्यय मानेंगे तो रस सदृशा हो जाएगा, रसः नास्ति रस सदृशा विद्यते, ठीक है जी। और यदि आप मतुप मानते हैं तो रसवत का अर्थ है कि रसवत काव्यम, रसवत बचा है, नपुंसकलिंग, ठीक है, रसवत बचा है अर्थात रस युक्त। तो बिना रस के तो कविता होती ही नहीं, सब प्रतीति कारकता यदि है तो कविता है। तो ये भी एक शास्त्रार्थ चलता है, इसमें कोई मतलब। तो अलंकारिक रसवत मानते हैं, रसवत का अर्थ है वहां मतुप मानते हैं। अच्छा, ये रसवत तथा रस सदृश मानते हैं, आनंदवर्धन इत्यादि। ध्वनिवादी वति प्रत्यय, भामादि मतु प्रत्यय। मतुप प्रत्यय भामहादय अलंकारिका अलंकारिका और ध्वनादि भामहादि भी अलंकारिक ही मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय अर्थात रसवत बचा। तो रसवत बचा में वो बिना रस के कोई वाणी ही नहीं होगी, कविता का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो बिना रस के हो। और ये मानते हैं रसवत, रसवत मतलब रस सदृशा। तो वति प्रत्यय अर्थ सादृश्यार्थी भवति, ठीक है। तो वति प्रत्यय को सादृश्यार्थ मानकर इन्होंने अप्रधान मान लिया, अप्रधान मानकर इन्होंने क्या मान लिया? रसवत अलंकार मान लिया। अलंकार को ये अप्रधान मानते हैं और अलंकार रस को ये, ध्वनि को ये प्रधान मानते हैं। तो प्राधान्य अप्राधान्य भाव का विचार ध्वनिवादी करते हैं, अलंकारिक नहीं करते। अलंकारिक तो सभी काव्य तत्वों को अलंकार मान के आगे चलते हैं। चलें तो प्रधानतया यत्र स्थितो रसादिश तत्तलंकारे अन्यत्र तो प्रधाने वाक्यार्थ ये हो गया। तेज गुणीभूत व्यंग्याभिधाने उदाहरिष्यन्ते। तो गुणीभूत व्यंग्याभिधान में हमने आपको रेफरेंस बता दिया। पंचमोल्लास में अपरांग व्यंग्य जो द्वितीय गुणीभूत व्यंग्य है उसी के प्रकरण में उदाहरण इन्होंने रसवत प्रिय ऊर्जस्वी समाहितादि का उदाहरण दिया है। ठीक है, 8 उदाहरण दिए हैं जी। चलिए 8 के 8 है ये रसवत 8 के दिए जी, क्रम 8 के दिए। अब इसके बाद आता है रसस्वरूपम, ठीक है जी। ये यहाँ पर आपका रसस्वरूप आ गया। देखिए अष्टौ नाट्य रसा स्मृता, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि मूल रस 4 हैं। अच्छा, श्रृंगार वीर वीभत्स रौद्रेषु मनसक्रमात्, लिख लीजिए। श्रृंगार वीर वीभत्स और रौद्र, रौद्रेषु मनसः क्रमात्, मनसः क्रमात् हास्याद्भुत भयोत्कर्ष, हास्याद्भुत भयोत्कर्ष करुणानां तएव ही। तो देखिए श्रृंगार से उत्पन्न होता है हास्य, श्रृंगार के नीचे हास्य आया जी, श्रृंगार। और वीर से उत्पन्न होगा भय, नहीं नीचे वाला देखिए ना, दूसरा क्या? अद्भुत, अद्भुत। और विभत्स से उत्पन्न होगा भय, भय, भयानक।
और रौद्र से उत्पन्न होगा उत्कर्ण। उत्कर्ण। तो ये चार ही मूल रस हैं। श्रृंगारादि भवेद हास्य लिखा है भरत मुनि ने भी। तो श्रृंगार से उत्पन्न होता है हास्य, वीर से उत्पन्न होता है अद्भुत, विभत्स से उत्पन्न होता है भयानक, भयानक, और रौद्र से उत्पन्न होता है करुणा। करुणानाम रौद्रेषु। और इनमें जो चित्त की अवस्थाएं चार होती हैं, विकास, विस्तार, क्षोभ और विक्षेप। विकास विस्तरक क्षोभ विक्षेप चतुर्विधः। विकास किसमें होता है? श्रृंगार में। विस्तार किसमें होता है? वीर में। क्षोभ किसमें होता है? विभत्स में। और विक्षेप किसमें होता है? रौद्र। तो विकार विस्तार, विकास विस्तार विस्तर, विकार विस्तर क्षोभ विक्षेप चतुर्विधः। विकार विस्तर क्षोभ विक्षेप चतुर्विधः। हो गया जी। अब पढ़िए रस स्वरूप महा। अब वहां लिखिए कॉपी में रस, रस शब्द लिखिए ऊपर हेडिंग में, यही है, वही नीचे लिखिए, वही लिखिए। जैसे बीचों बीच रस लिखिए। एक तरफ लिखिए आस्वाद्य, 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 और दूसरी तरफ उसी के पैरेलल लिखिए आस्वाद। अच्छा, आस्वाद। आस्वाद्य के नीचे लिखिए विभावानुभाव व्यभिचारी। क्रम से लिख लीजिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। आते कहाँ से हैं ये? कविता से। कविता से आपको मिलता क्या है भाई? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी। रस काव्य मात्र ही लभ्य है और इन्हीं से रस तैयार होता है। काव्य से रस की प्राप्ति करती है। और दूसरी तरफ का है आस्वाद। आस्वाद का अर्थ है सहृदय की चेतना में होने वाला परिणाम। जैसे आपको बड़ी प्यास लगी, तो आप एक गिलास कोई बढ़िया शिकंजी दे दे, गर्मी का दिन हो, तो तबीयत तर नहीं हो जाएगी? हाँ, आनंद आ गया। होता है कि नहीं? जी, परिणाम जी। तो उसकी चेतना में क्या हुई? तृप्ति हुई। उसको क्या कहते हैं? आस्वाद। ठीक है। लेकिन जो आस्वाद्य विभाव आदि हैं, वो यदि आस्वाद को उत्पन्न करते हैं तो रस कहलाएंगे। अच्छा। यदि नहीं उत्पन्न करेंगे तो रस नहीं कहलाएंगे। तो आस्वाद्या नाम रसपदवाच्यता आस्वाद सापेक्षा। यही ना है दुनिया का नियम जी। किसी को आपने 25 रसगुल्ला खिला दिए और 25 ठोर रख दिए तो भाग खड़ा होगा। मैं फिर तो 100 खा जाते हैं सर। और वहीं यदि हल्दीराम की भुजिया रख दीजिए मिठाई के बाद, जी जी, तो हल्दीराम की भुजिया प्रेम से खाएगा, या नमकीन रख दीजिए और उसके बाद 10 और लेगा। तो सापेक्ष होता है आस्वाद्य। जो आस्वाद के सापेक्ष होता है आस्वाद्य की रसपद वाच्यता। विभावानुभाव व्यभिचारी रस प्रतीति पर्यंत आपको ले जाते हैं तो ते रसपद वाच्या भवन्ति। ठीक है, समझ लिया। और रस शब्द का अर्थ आपको बता ही दिया, रसते आस्वाद्यते। अब ये रस निष्पत्ति की प्रक्रिया बताते हैं। क्या है? कारणान्यत कार्याणि सहकारिणी यानि च नत्यादि लोके तानि चेन्नाट्यकाव्योः विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तस्य ते विभावाद्यै स्थायी भाव रसस्मितः। देखिए द्वितीय पंक्ति में आप देखिए 2 सप्तम्यंत पद हैं, एक लोके और दूसरा विशेष में है प्रत्यादि। नहीं, वो तो प्रत्यादे षष्ठी हो गई। दूसरा सप्तम्यंत पद कौन है? नाट्यकाव्य। हाँ, नाट्यकाव्य द्विवचनांत है।
तो लोके तानी चेन नाट्य काव्ययो, तो ये जो विभावानुभाव व्यभिचारी हैं लोक में भी होते हैं और काव्य में भी होते हैं, लेकिन लोक में ये कहलाते हैं कारण कार्य सहकारी। कारण कार्य सहकारी, तो लोके यानी कारण कार्य सहकाराणि वर्तन्ते, सहकारिणी वर्तन्ते, बन गया अनुभव जी। यानी लोके हाँ कारणानि हाँ यानी लोके कार्याणि यानी लोके सहकारिणी, अनुभव बना। सहकारिण। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि केशाम कारणानि केशाम कार्याणि केशाम सहकारिणी, तो रत्यादे स्थायिनः, स्थायिनः षष्ठी है ना, इत्यादि स्थायिनः, रत्यादि से 8 ले लेंगे, रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयं तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। तो अनुभव लग गया, लोके रत्यादे स्थायिनः लोके यानि कारणानि यानि कार्याणि यानि च सहकारीणि भवन्ति, ठीक है। तानि तान्येव कारणानि कार्याणि सहकारिणी नाट्य काव्ययोः चेत, वे ही जब नाट्य या काव्य में आ जाते हैं, सप्तमी लगाई ना, नाट्य काव्य, नाट्य या काव्य में उपस्थित होते हैं, तो उनका नाम क्या हो जाता है, विभावाः क्रमेण, विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः कथ्यन्ते, तानि कथ्यन्ते। तो यानि लोके कारणानि कार्याणि सहकारिणी भवन्ति केषां स्थायिनः रत्यादे स्थायिनः, तानि चेत काव्य नाट्यो, यदि काव्य और नाट्य में आ जाते हैं तो ते विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः कथ्यन्ते। फिर तैहि अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी भी व्यक्तः, ठीक है, स्थायी भावः रसः स्मृतः, तैहि विभावाद्यैहि, लिखा है नीचे, तैहि विभावानुभाव, आदिपद से अनुभाव व्यभिचारी ले लेंगे, तैहि विभावाद्यैहि व्यक्तः, ठीक है, सह स्थायी भावः रसः स्मृतः। अनुभव लग गया? बिल्कुल लग गया। इन्हीं विभावानुभाव व्यभिचारियों से अभिव्यंजित होने वाला जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब व्यक्तः शब्द का अर्थ क्या है? व्यक्तः का अर्थ व्यंजनया प्रकाशितः। हाँ, वो अभिधा या लक्षणा का विषय नहीं बनेगा। किसका विषय बनेगा? व्यंजना। ये सब व्यंजना का ही क्षेत्र। ध्वनि का अर्थ है व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ जी। तो व्यंजनया प्रकाशितः। दूसरा इसका अर्थ करते हैं व्यक्ति विषयीकृतः। ये भी अर्थ है, मतलब आपके अनुभव का विषय बनता है। व्यक्ति विषयीकृतः भी इसका अर्थ है, ठीक है। व्यंजनया प्रकाशितः अथवा व्यक्ति विषयीकृतः। लग गया ये जी। तो लगाइए अन्वय। रत्यादे स्थायिनः, रत्यादि जो स्थायी भाव है, आदिपद से किनको लेंगे? रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयंतः जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायी भावाः प्रकीर्तिताः। तो रत्यादे स्थायिनः यानि कारणानि कार्याणि अथ च सहकारीणि लोके भवन्ति, तानि कारणानि कार्याणि सहकारीणि नाट्यकाव्ययोः चेत्, तो उनकी संज्ञा बदल जाती है। यानी कार्याणि कारणानि भवन्ति तानि विभावाः, और यानी कार्याणि भवन्ति तानि अनुभावाः, और यानि च सहकारिणी भवन्ति ते व्यभिचारिणः सहकारिणी भवन्ति तानि व्यभिचारिणः कथ्यन्ते। ठीक है। तत् मतलब तस्मात्, जब वो कविता में आ जाएंगे तो ये कहलाएंगे। तो कविता में उनकी उपस्थिति भाव रूप में, अनुभूति मात्र तक सीमित है। वास्तविक लोक में आप उसको व्यवहार में नहीं ला सकते। बिल्कुल।
यदि अभिनय देखकर घर आया और भगवान राम के समान घर में व्यवहार करने लगा कुछ देर के लिए हो तो सकता उसका तो लोक ही छिन्न हो है। जाएगा। जी। ठीक है, कर भी पाएगा तो कुछ देर के लिए ही, हैं? कुछ देर के लिए ही। हाँ, थोड़ी देर हाँ, के थोड़ी लिए, देर के लिए मनोरंजन के लिए, लेकिन आप हमेशा थोड़ी, ठीक है, वो कविता का क्षेत्र कविता तक सीमित है, लोक का क्षेत्र वास्तविकता का है। अब कविता में आपने करुण रस देखेंगे तो बड़ी अच्छी खुश होंगे, देखेंगे उसको, भागेंगे नहीं। लोक में करुण हो जाए तो बचेंगे। बचेंगे, सही बात है। लोक का करुण तो वास्तविक है ना, कविता करुण की तो आनंद कविता का प्रातिभाषिक है। हम्म। यही अंतर है, कविता का संपूर्ण संसार प्रातिभाषिक है और लोक का संपूर्ण संसार वास्तविक है। लग गई कारिका? बिल्कुल। तो तानी चेन नाट्य काव्यो, जब वो नाट्य काव्य है तो तत् ते तैव विभावाः अनुभावाः व्यभिचारिणः कथ्यन्ते, और तैः विभावाद्यैः व्यक्तः सस्थायी भावः रसः स्मृतः। अब स्मृतः ये भूतकालिक क्रिया है, अर्थात अस्माभिः इदं प्रथमतया न प्रतिपाद्यते। अस्माकं ये पूर्ववर्तिनः आचार्याः तैरपि एष सिद्धान्तः पूर्णतया स्वीकृतः। तो के सन्ति? तो वही नीचे कह दिया, उत्तम ही भरते हैं। स्मृता का समर्थन करने के लिए क्या कह दिया भरत की? ये छठा नाट्य शास्त्र के छठा और सातवां अध्याय रसाध्याय और भावाध्याय है। तो रसाध्याय की में ये कारिका आपको मिलती है, ये वृत्ति मिलती है, कारिका नहीं है, वृत्ति है। रसाध्याय की 30वीं या 31वीं कारिका में ये वृत्ति मिलती है। क्या? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् संयोगात् केन सह संयोगः स्थायी। विभावानुभाव व्यभिचारिणां स्थायिना सह यदा संयोगः भवति तथा रसनिष्पत्तिर्भवति। ठीक है जी। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखिए, एक प्रश्न यदि आप कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में या कहीं भी, तो वहां एक प्रश्न बड़ा भारी खड़ा होता है कि भाव तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तत्र स्थायित्व कथम संपद्यते, स्थायी कैसे हो सकते? तो कैसे स्थायी हो सकते हैं? तो इसका एक समाधान है कि वो संस्कार रूप से चेतना में पड़े रहते, उनका बीज पड़ा रहता है, वो नष्ट नहीं होते। तो बीज बना कहाँ से? तो कहा कि हमारे प्रारब्ध से बनता है। बिल्कुल। कोई बहुत अच्छा कलाकार बन जाता है, बहुत भावुक होता है, कोई बहुत कम भावुक होता है। दूसरा यह है कि उनके संस्कार लोक से दृढ़ होते हैं। यादृश परिवेश है तादृश संस्कार, जैसा परिवेश होगा वैसे उसका संस्कार। दूसरा इसका समाधान यह है कि अप्रबंध व्याप्तित्वात्, अर्थात जो प्रबंध में प्रारंभ से लेकर अंत तक अविच्छिन्न रूप से प्रतीत होता रहे और बाकी सभी रस या भाव उसकी प्रतीति में सहायक हो। अच्छा, उसको स्थायी कहते हैं। अच्छा। जिसकी प्रतीति प्रबंध में आरंभ से लेके अंत पर्यंत बाधित न हो, प्रतिबंधित न हो, विच्छिन्न न हो। अच्छा, वो अस्थायी हो, अस्थायी, ये उसके सहायक के रूप में उनका होता है। इसके लिए बड़ा अच्छा श्लोक है कि विरुद्धैर अविरुद्धैर्वा भावैर विच्छित्तितेन यः आत्मभावं नयत्यन्नान् सस्थायी लवणाकर। अच्छा, लवणाकर मतलब समुद्र। तो समुद्र क्या करता है? हजारों हजार नदियों के पानी को लेता है, लेकिन मीठा पानी है, मीठा पानी खारा खरा ही रहे, जैसा उसका स्वभाव है वैसा बना देता है। यही स्थिति स्थायी भाव की होती है कि वो विरोधी और अविरोधी अनेक भाव उसके सामने उपस्थित होते हैं, लेकिन उन सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है, रसास्वादन पूर्वक समाहित कर लेता है। यदि वो समाहित नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रतीति विरोधी भावों से विच्छिन्न हो जाएगी। तो विरुद्धैर अविरुद्धैर्वा भावैर विच्छिद्यतेन यस्य प्रतीतिर् विरुद्धैर अविरुद्धैर्वा भावैर न विच्छिद्यते, और जिसमें आत्मभावन नयत्यन्यान्, आत्मभाव अर्थात अपने रूप में जो अन्य भावों को परिणत कर देता है, अच्छा, उसको क्या कहा जाता है? स्थायी। स्थायी। उदाहरण क्या दिया? लवणाकर, समुद्र। ठीक है, प्रश्न तो
हाँ, तो ये सब समाधान रट लीजिए यार, दिमाग में बैठा लीजिए, कोई पूछे तो तुरंत बोल दीजिए। और एक और पक्ष है वो ये कि रति जब भी उत्पन्न करेगी तो श्रृंगार को ही उत्पन्न करेगी। उत्साह वीर का स्थायी भाव, ठीक है। तो ऐसे में ये एक रस के साथ स्थायी रूप से संबद्ध होकर चलते हैं। एक और समाधान आचार्य रासगंगाधरकार ने दिया है कि बहुवल्प विभावजत्वम, बहुविभावजत्वम स्थायित्वम, अच्छा जिसको उत्पन्न करने के लिए अनेक पात्र तैयार हैं। अच्छा, इसकी प्रतीति कराने के लिए इनको पात्र के रूप में रख करके विभाव, उनको अस्थायी भाव को ये करके। हाँ, विभाव मतलब कारण, जिसकी उत्पत्ति के अनेक कारण कविता में विद्यमान है, वो स्थायी हो गया। और जिनकी उत्पत्ति के कम कारण विद्यमान है वो क्या हो गए विचारी। बहुवल्प विभावजत्वम, बहु अल्प विभावजत्वम स्थायित्वम, बहु विभावजत्वम स्थायित्वम, अल्प विभावजत्वम व्यभिचारित्वम। सबसे सबल पक्ष कौन सा लगता है आपको? मतलब सबसे सब इसमें संस्कार वाला पक्ष सबसे सबल है। लेकिन एते सर्वे भी समाधान रूपेण उपस्थिता वर्तन्ते। सभी तर्क आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 4-5 तर्क लिख लीजिएगा। जी, आपने कहीं रिकॉर्ड किया है? हाँ, उसको लिख लीजिएगा एक जगह। और आप उसमें रस प्रकरण में जब देखेंगे प्रथमानंद के अंत में रसगंगाधर में, तो वहाँ और अच्छे से कहा है। इसी प्रकार दशरूपककार ने चतुर्थ परिच्छेद में कहा है, जहाँ भाव संबंध मानते हैं धनंजय दशरूपक में, तो वहाँ उन्होंने ये कारिका प्रस्तुत की है। और यहाँ भी है, रसगंगाधर में भी है, विरुद्ध भावे। ठीक है, तो विभाव, अनुभाव और व्यभिचार। अब देखिए, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक संयोग है और एक निष्पत्ति। जी, तो आज पढ़ेंगे कि कल पढ़ा दें? फिर कल इसको कर लेते हैं। कल टाइम भी, हाँ टाइम भी ज़्यादा हो गया। इसके बाद हम लोग लट को ले लेंगे, तो ऐसे ही पढ़ेगा तो हो जाएगा। ठीक।